दोस्तों, मैं रनीश कुमार। शुभ प्रभात। आज सुबह अब तक के खबरों के साथ बात करूंगा। खबरों की शुरुआत में किसान आंदोलन से करने जा रहा हूं। किसान जो पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं, चाहे भारत के जो किसान है वो दिल्ली चलो अभियान आंदोलन पे है और दिल्ली हरियाणा सीमा पर इसको देखते हुए सीआरपीएफ और पुलिस के बटालियन तैनात कर दिए गए और एहतियातन तौर पर 2 बजे तक का मेट्रो रेल बंद कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है अपने आप में। और दिल्ली एनसीआर का मेट्रो लगभग 2 बजे तक बंद रहेगी और सीआरपीएफ के 3 बटालियन इस पे बंद है और दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर भी पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ के 3 बटालियन आपको तैनात कर दिए गए हैं। इसमें जो किसानों का जुटने का दावा है, तो कृषि कानून के खिलाफ जो पंजाब के सैकड़ों किसान हरियाणा सीमा प्रवेश कर गए हैं, जो एक सूत्रों से दावा किया जा रहा है कि लगभग 1 लाख किसान उसमें जुटे हुए हैं। और अंबाला हवाई अड्डे अंबाला के हाईवे जो है दिल्ली, और वहां पे लोग इकट्ठे हुए हैं और वहां पे जो हरियाणा पुलिस के सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो पानियों के बौछार भी की है और किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया है। वहां पर 144 की धारा लगा दी गई है और 100 से ज्यादा किसान को हिरासत में ले लिया गया है। तो एक तरह से किसान का, और मीडिया में खबर भी, ये फोटो भी आई है कि जो हाईवे है, हाईवे पे पत्थर के बड़े बड़े चट्टान टुकड़े जो हाईवे के आसपास जो बन रहे हैं, तो वो सारे पत्थर उस पे हाईवे पर ला करके रख दिया गया है। तो ये एक खबर है। इसके अलावा साइक्लोन निवार का जो दस्तक था वो दोपहर 12 बजे तक कमजोर हो जाएगा और इसकी एक आंखों देखी जो ये थी कि कितना भयावह था, इसके बारे में है कि ये एयरपोर्ट के बाहर एक टैक्सी वाला तो वो सब क्लोज्ड, नो बॉस नो ट्रेन, तूफान कमिंग, किधर गोइंग, हम ले जाएंगे। माने ये के घटना है। और घुटनों तक लिपटी हुई झकदार सफेद लुंगी और चेकदार शर्ट पहने एक साउथ इंडियन टैक्सी वाला मेरे पीछे आया और एक रिपोर्टर जो उसने ये क्या है, तो वो तूफान काफी भयावह है और भारी बारिश के बाद चेन्नई का जो जनजीवन अस्त हो गया, बहुत जगह जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। अपने आप में काफी एक भयावह स्थिति थी। इसके बाद इस तूफान की वजह से इंदौर मैंने मध्य प्रदेश पे भी इसका प्रभाव पड़ा है और आकाश में बादल छाए हुए थे। और इसके अलावा बिहार चुनाव पे हम बात करेंगे। बिहार का जो कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उस पे काफी हद तक के लालू यादव का एक विवादास्पद ऑडियो टेप आया, जिसमें एनडीए मैंने भाजपा के एक विधायक है उनको ये बताते हुए दिखाया गया कि आप वोटिंग से कल बाहर हो जाइए और अगर हमारा अपना राज्यसभा विधानसभा के अध्यक्ष चयनित हो जाता है तो सरकार तो गिर जाएगी, उसके बाद हम देख लेंगे और आगे चल के हम आपको सम्मानित करेंगे, अच्छा पद देंगे, मंत्री बनाएंगे। तो ये एक लोकतंत्र के साथ मजाक है। लालू यादव इससे पहले भी वो करते आए हैं। उनकी राजनीति जेपी आंदोलन के बाद बिल्कुल जेपी के मार्गों से हटकर किसी तरह सत्ता और सत्ता के आसपास ही इर्द गिर्द ही रहा है। और एक तरह से हम देखें तो उन्होंने जेपी का उन्होंने बस एक मुखौटा लगाया, बाकी जो भी काम किए वो अपने फायदे, अपने परिवार के फायदे।
को को देखते ही हुए उन्होंने कहा। और उसी बात को कल ट्विटर वार भी चल रहा था, कल पूरे मीडिया में पूरे दिन चर्चा थी। तो उस ट्विटर वार में आपको बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने काफी एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव का जो ऑडियो था उसको उन्होंने टैग किया था। तो जो अपने ट्विटर में लिखाई थी कि लालू प्रसाद यादव ने दिखाई अपनी असलियत। लालू प्रसाद यादव द्वारा एनडीए के विधायक को बिहार विधानसभा अध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने हेतु प्रलोभन देते हुए, और इसको उन्होंने टैग किया था। तो इसको ट्विटर ने हटा दिया है। तो ये एक ट्विटर का स्वरूप दिख रहा है कि जो भारत के जो राजनीति है उसका दखल दिख रहा है, वो किस पक्ष में खड़ा। ये ट्विटर को ऐसे सोशल साइट है और उसको इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। अब भारत सरकार को इस पर एक्शन लेनी चाहिए। और ये जो मैसेज था उसको उन्होंने टैग किया था, तो ये ट्विटर को ऐसा नहीं करना चाहिए और इसकी हमें जितनी आलोचना कर सकते हैं वो कम है। ट्विटर एक मनमानी कर रहा है इस ढंग से। वो अमेरिका में भी इस तरह से दखल दे रहा था, वो अमेरिका उनकी अपनी ये है, लेकिन भारत में अगर इस तरह से कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। भारत के जो बोलने की आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, इस पे कुठाराघात है। ये कोई प्रोपगेंडा नहीं था। उनको फैक्ट चेकिंग या इसका अगर गलत उनको लग रहा है तो इसका सबूत देना होगा। बिना तथ्य का आप नहीं किसी को रिमूव कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ये कोई वायलेशन का वॉइस नहीं था। इस तरह गूगल भी करते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट को जो बात पसंद नहीं आती है और उस पर कॉमेंट कर देते हैं, तो गूगल कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देता है। खास करके यूट्यूब, जो यूट्यूब पे चर्चाएं होती है उस पर लोग अपना एक्सप्रेशन देते हैं तो यूट्यूब उसको सस्पेंड कर देती है। ये भी गलत है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और आगे इस तरह से नहीं होनी चाहिए। अगर भारत में काम करना है तो आपको भारत के सारी चीज़ों को माननी पड़ेगी। अगर कोई टिप्पणी किया उसको आप देखिए फेक लगता है तो आप उस पर एक्शन लीजिए। भारत में इसके लिए कानून है। अगर फेक नहीं है तो फिर आप, क्योंकि हर कोई अपने वक्तव्य देता है, उस पर हर किसी को अपना राइट है अपना रिएक्शन देने का। तो ये ट्विटर चाहे जो भी है सोशल साइट अगर इस तरह से काम करती हैं तो ये बिल्कुल गलत है और ये भर्त्सनायोग्य है। और अगला हम आते हैं, आज संविधान दिवस है और ये संविधान दिवस आज़ादी के 14 साल बाद हमने भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी जो परिकल्पना की थी, हम भारतीय संविधान जितना हम समझते हैं वो परिपूर्ण नहीं है। भारत की आकांक्षाओं का संविधान नहीं है ये। तभी तो आज तक इतने सारे संशोधन हुए और आगे भी होने हैं। और लेकिन संविधान, इसी संविधान के आधार पे देश चला और आगे चल रहा है। और ये बिल्कुल सत्य है कि जिस गति से देश को चलना चाहिए, जिस गति से देश को आगे चलना चाहिए, वो गति नहीं मिल पाई। और आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं एक मैच्योर भी हो, एक परिपक्व व्यवहार नहीं कर रही है और हमारा जो लोकतंत्र है अपरिपक्व है। फिर भी हम जितने विश्व के लोकतांत्रिक देश है उनसे परिपक्व तो कुछ मायनों में है। चाहे चुनाव, आज अभी हम यूएस का ही ले लेते। यूएस में इतने बड़ा चुनाव हुआ, सारे बैलेट पेपर से हुए और वहां पे जो कंट्रोवर्सी निकल के आ रही है, जबकि वहां लगभग ज्यादातर मैक्सिमम एक शिक्षित एक विकसित राष्ट्र है, लेकिन वहां पे जो कंट्रोवर्सी आके निकल रही है भारत का बहुत हद तक ये भारत में ये 90 के दशक में हुआ करता था और 2000 के दशक में चुनाव में बहुत सारे सुधार हुए। ईवीएम को लेकर क्वेश्चन उठा रहे हैं, लेकिन ये तथ्यात्मक नहीं है, भ्रामक है, भ्रम। जब हम जीतते हैं तो सही है, जब हारते हैं तो खराब है, ये एक तथ्यात्मक है। हाँ, जब बैलेट पेपर में होता था उस टाइम धांधली होती थी, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस की बात होती थी और उस टाइम के काम हुए हैं। हमने भी 10-12 वोट उस टाइम किए। तो उस टाइम के प्रशासनिक, क्योंकि एक सब लोग बैठ करके मैनेज करके हो जाता था, थोड़ा सा विरोध होता, मारपीट होता था, एक जो वर्ग मजबूत होता है वो चुनाव कर लेता था। पुलिस भी इसमें बहुत तक कुछ नहीं कर पाती थी
उस टाइम व्यवस्था उतनी ज़्यादा नहीं थी। आज भी पुलिसिंग की व्यवस्था उतना ज़्यादा नहीं है, केंद्रीय फोर्सेज रहती हैं फिर भी। लेकिन आज ईवीएम की वजह से भारत में ये चीज़ बहुत चीज़ सुधार देखने को मिला है। और समय की सबसे बड़ी है समय की बचत। भारत में समय की बचत काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस चुनाव प्रक्रिया से। पूरे विश्व को इस प्रणाली को अपनानी चाहिए और इसको और समय के हिसाब से अपग्रेड करना चाहिए कि और इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। और एक ये है कि इस महीने का लास्ट है नवंबर का, और 27 से लेकर के आज से लेकर लगभग ये बैंक 3 दिनों के लिए हड़ताल पे है। और 27 को खुलेंगे तो ये बिल्कुल ये है कि हड़ताल पर तो बिल्कुल रोक लगा देनी चाहिए। ऐसे बैंक कर्मी को क्या दिक्कत है? बैंक कर्मी काफ़ी अच्छा पैसा ले रहे हैं और जिस एफिशिएंसी से वो काम करना चाहिए वो काम नहीं होता है। और अभी हाल ही में एक केस है कि हमारे मित्र गए थे बैंक में अपना लोन लेने के लिए, तो 2 व्हीलर सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर की बैंक थी। तो उन्होंने बोला कि सर मेरा तो सारा कुछ ओके है कि हमारा एक 4 व्हीलर का लोन कर देते तो ये दिवाली में मेरी गाड़ी हो जाती। तो उन्होंने बोला कि मेरा क्या फ़ायदा। तो आप बैंक जो अपने इन्वेस्टर है उनके वो पैसा जमा करते हैं, उससे जो कमाते हैं उससे आपकी सैलरी मिलती है, और आप कहते हैं कि हमारा क्या फ़ायदा। तो ये है बैंकों का मिला जुला का पूरे भारत के बैंकों की स्थिति। और भारत में जितने बैंकों के साथ करप्शन हुआ है, चाहे जो भी घटना घटी है, चाहे उनका एनपीए, उनके लिए उसके बैंक के मैनेजर और बैंक का मैनेजमेंट भी जिम्मेवार है। और भ्रष्टाचार तो बिल्कुल, अगर बैंक एम्प्लॉई इस ढंग से हड़ताल करते हैं तो उन पर रोक लगा देनी चाहिए, वो गैर कानूनी होनी चाहिए। बैंक के कर्मचारी को ऐसा नहीं करना चाहिए। बैंक को बहुत सारी बैंक के कर्मचारियों की सहूलियत मिलती है। वर्कलोड है तो वर्कलोड उनको कैसे कम करना है, काम करेंगे तो वर्कलोड कम होगा। और चाहे प्राइवेट सेक्टर में वो एफिशिएंसी दिखती है, पब्लिक सेक्टर में वो एफिशिएंसी नहीं दिखती है। तो ये है बैंक के। और जितनी बैंकर्स यूनियन है सबको खत्म कर देना चाहिए। ये वामपंथ जो आयातित विचारधारा लेकर के भारत में आए हैं, ये भारत के लिए खतरनाक है। भारत का ये मूल चरित्र है ही नहीं। ये बात करते हैं गरीब गुरबों का, गरीब गरीबों को ही लूटते हैं और उससे 5 स्टार होटल में जाकर दारू पीते हैं, स्कॉच पीते हैं। तो हम इनके बिल्कुल विरोध है। इनकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। वामपंथ जहां भी रहा है वहां लोकतंत्र की हत्या हुई है। कोई भी एक राष्ट्र बता दे जो लोकतांत्रिक है, लोगों की भावनाओं की वो रखता है। तो वामतंत्र भारत में बिल्कुल फेलियर है। हम इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और वामपंथ की हम निंदा करते हैं, वामपंथी। और उसमें खास करके ये जो हड़ताल तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। आपको कोई दिक्कत है आप बैठ के बात कीजिए और उसको सलटाइए। बातचीत से सारे चीज का खत्म हो गया। क्या समस्या क्योंकि देखिए कोई कर्मी काम करता है तो उसके अगेंस्ट में उसको सैलरी मिलती है, जस्टिफिकेशन होना चाहिए हर किसी के। जैसे प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉय वर्क करता है तो कि एम्प्लॉय का भी भला हो और कॉर्पोरेट का भी भला हो। तो दोनों को करके एक बैलेंस। और भारत में बहुत सारे श्रमिक सुधार होने की जरूरत है और हो भी रही है। और ये सरकार कर भी कर रही है, पिछली सरकार भी की है, तभी तो हम इतना आगे बढ़े हैं। और कुछ कमियां हैं तो आगे चल के दूर हो जाएगी। लेकिन एक जो डिफरेंशियल है कि एक हाई लेवल पे हाई सैलरी है और लो लेवल बिल्कुल ही लो सैलरी है, तो ये नहीं होना चाहिए। दोनों को बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। और मैराडोना जो कल उनकी मृत्यु हो गई थी और वो अर्जेंटीना में 3 दिन की राष्ट्रीय शोक के घोषित किया गया है। वो उनके फैंस वहां पे सड़क पे उतरे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जहां भी है प्रशंसक, हम भी उनकी श्रद्धांजलि देते हैं और उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सशत नमन करता हूं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैराडोना विश्व के सबसे चर्चित और
होनहार खिलाड़ी थे, अच्छे खिलाड़ी थे और विश्व में उनका एक स्थान। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब अब दूसरे ईंधन के बारे में सोच रहा है, जो एक पहले क्रूड ऑयल होता था, उसके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये था। अब उसके अलावा एक अलग ईंधन के बारे में सोच रहा है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। यह कार्बन युक्त ईंधन पानी से तैयार किया जाएगा। इसके बारे में सोच रहा है, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा और इसके लिए अक्षय ऊर्जा स्रोत से तैयार बिजली की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अणु मिलाकर किया जाएगा। और एक अमेरिकी कंपनी है जो एयर प्रोजेक्ट एंड केमिकल्स पिछले 4 सालों में न्यूमा में एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगा रही है और यह प्लांट पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा से तैयार 4 गीगावाट बिजली से चलेगा। दावा यह भी किया गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना ये दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना होगी और सऊदी अरब ऐसे और प्लांट लगाने की योजना बना रहा है। और इस ईंधन का भविष्य जो है, ग्रीन हाइड्रोजन का जो भविष्य है कि ईंधन के रूप में देखा जा रहा है, काफी एक ड्रीम प्रोजेक्ट एक तरह से कहें। और इस पे अमेरिका, सऊदी अरब के अलावा अमेरिका को भी नजर है और दुनिया भर में इसकी लेकर शुरू हो चुकी है। और कई कंपनियां और सरकारें और मानते हैं कि ये ऐसे ऊर्जा स्रोत जो है जीवाश्म इंजन पे निर्भरता को खत्म करने में मददगार होगी और दुनिया को जो अभी असंतुलन है पर्यावरण को लेकर के और दुनिया को गर्म होने से बचाएगा। ये एक बहुत बड़ी ये है। और न्यूयॉर्क के गैर लाभकारी संगठन नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल की ऊर्जा विशेषज्ञ रैचल फाखरी जो है, उनको इसमें बहुत देखिए, फाखरी का कहना है कि पवन और सौर ऊर्जा घरों और बिजली वाली गाड़ियों को चला सकते हैं, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा से ज्यादा खपत वाले उद्योग के आदर्श है। मिसाल के लिए कंक्रीट और इस्पात उत्पादन में इसका काफी ज्यादा उपयोग और इसका सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था के आखिरी 15% जो विमानन है, जहाज रानी है, विनिर्माण है, ट्रक से लंबी दूरी की जो माल ढुलाई को बिजली से चलाना काफी कठिन है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन से ऐसा हम कर सकते हैं। ये एक अपने में बहुत बढ़िया चीज है। ये हमें बेसिक न्यूज बीबीसी से मिला है और इसमें बहुत जल्दी ही ये आ जाएगा, लेकिन अभी इसमें कोई ठोस निकल के नहीं आया कि कब तक ये आ जाएगा। यूरोपीय संघ का कहना है कि ग्रीन हाइड्रोजन पूरी तरह से कार्बन मुक्त जो है अर्थव्यवस्था की पहेली को हल कर देगा। और इस ईंधन का स्रोत में हाइड्रोजन की चर्चा काफी पहले से भी थी, लेकिन इसके तकनीक अभी तक तैयार नहीं हुए थे, लेकिन कुछ सफलता मिली है और अभी भी इसकी सफलता पर संदेह है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसे अपनाने के कई रोड़े हैं, जिसे आलोचकों का भी तर्क है अपना अलग अलग है। वैसे ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन के सबसे प्रचलित तरीका है जो प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन अलग करना होता है, लेकिन प्राकृतिक गैस को भाप से प्रक्रिया कराने पर हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और मीथेन से हाइड्रोजन बनाने की इस परंपरागत तरीके में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, इसलिए यह जलवायु के लिए अनुकूल नहीं है। ये जो हमारे और इस तरह से बनाए गए हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। ये जो आलोचक हैं इनका ये कहना है। अब हम एक और खबर पे जाएंगे, ये हमारा अंतिम खबर होगा और ये खास करके अमेरिका को लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था कि कोरोना वायरस जो है लगातार माने अपने बढ़ रहा है और भारत में जो अब तक हम देखें तो ये काफी ज्यादा
फिर विश्व के कई देशों में, ब्रिटेन में भी 39 दिन के बाद सबसे ज़्यादा मौतें एक दिन में हुई है, सबसे ज़्यादा संक्रमण भी आया है। जर्मन ने लॉकडाउन लगाने की बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भारत में भी और कोरोना का रफ्तार देखा जाए तो लगभग 24 घंटे में 44,489 केसेज आए हैं, 524 लोगों की मौत हुई है। और ये दूसरी लहर के रूप में देखा जा रहा है, धीरे धीरे माने ये केसेज बढ़ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा मैं यही कहूँगा कि आज वैक्सीन से बड़ा वैक्सीन आज की डेट में मास्क है, और हर किसी को मास्क यूज करना चाहिए, और 6 फुट की दूरी यानी 2 गज की दूरी लोगों को मेंटेन करना चाहिए। आपका जीवन ही सब कुछ है, जीवन है तो आप धन अर्जन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप मास्क को जरूर पहने, घर से निकलते वक्त मास्क को जरूर उपयोग करें। सैनिटाइजर, पानी की कम ये है तो आप सैनिटाइजर का उपयोग करें। सैनिटाइजर काफी उचित मूल्य पे मार्केट में मिल रहा है, तो हमें आशा है, और अच्छी क्वालिटी का ही सैनिटाइजर यूज करें। आजकल कुछ लोग स्प्रे भी यूज कर रहे हैं जो कि स्किन के लिए काफी यूजफुल नहीं है। तो कुछ सस्ता और कुछ ये चीज होकर के एक अच्छी कंपनी, और अच्छे जेल बेस भी कोई खराब नहीं होता, उसमें कुछ आयुर्वेद और ऐसा उस सबको आप ये करके आगे बढ़े। और कोरोना से बचने का भी वर्तमान में यही सबसे बड़ा वैक्सीन है, मास्क और सैनिटाइजर। तो और 6 फुट की दूरी यानी 2 गज की दूरी आपके लिए। सभी के साथ में आप सब से विदा लेता हूं। आप सबों का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।